लेकिन वो पाकिस्तान के साथ मिलकर अपने वतन की तबाही के सपने देख रहा था। हिंदुस्तान की बर्बादी के लिए आतंकियों की भर्ती करता था, लेकिन उसका ख्वाब पूरा नहीं हो पाया और अफगानिस्तान में उसे मार गिराया गया। हिंदुस्तान को मिटाने चला था और खुद ही मिट गया। हमसे कश्मीर लेना चाहता था। पीएम मोदी उसके निशाने पर थे। दहशत फैलाकर हिंदुस्तान की तबाही का सपना देखता था। और इसलिए वो भारत की बर्बादी के लिए हिंदुस्तान छोड़कर पाकिस्तान गया और अपने मिशन की कामयाबी के लिए पाकिस्तान से मदद भी मांगी थी। हिंदुस्तान को तबाह करने के लिए अफगानिस्तान में अल-कायदा के आतंकियों के साथ साजिश रच रहा था, लेकिन भारत पर बुरी नजर रखने वाला एक आतंकी मारा गया। आतंकी मौलाना आसिम उमर। अल-कायदा का इंडिया चीफ। जिसे अफगानिस्तान में अमेरिकी सैनिकों ने मार गिराया। संभल का रहने वाला आसिफ उमर आतंकवाद का वो चेहरा था जिसे अल-कायदा हिंदुस्तान के लिए तैनात कर रखा था। इसी के जरिए भारत में आतंकी गतिविधियों को संचालित करता था, हिंदुस्तान की जमीन को खून से लाल करने की प्लानिंग करता था। लेकिन उसके नापाक सपने तो पूरे नहीं हुए, खुद ही मिट्टी में मिल गया। ये वही आसिम उमर है जो आतंकी संगठन अल-कायदा का इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ था। आतंक के इस नाम का अंत हो गया। अफगानिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टर ने ट्वीट कर आतंकी आसिम उमर के मारे जाने का ऐलान किया। अफगानिस्तान के एनडीएस का ट्वीट पढ़िए। अब इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि आसिम उमर मारा जा चुका है। अफगानिस्तान के मूसा काला जिले में आसिम अपने 6 साथियों के साथ मारा गया। आसिम अपने 6 दोस्तों के साथ तालिबान के गढ़ में मौजूद था। अफगानिस्तान के एनडीएस के मुताबिक आसिम 23 सितंबर को ही अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी सैनिकों का निशाना बना, जिसकी पुष्टि अब हुई है। हिंदुस्तान की जमीन पर जन्म लेने वाला ये आतंकी कैसे अफगानिस्तान पहुंचा, पाकिस्तान ने उसकी कैसे मदद की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के नौजवानों से ये कैसे संपर्क करता था, एक एक कहानी को हम आपको अगली रिपोर्ट में समझाएंगे। तो बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। मौलाना आसिम उमर अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर मारा गया, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि जहां वो मारा गया वहां से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर पाकिस्तानी सेना की पोस्ट थी, यानी पाकिस्तान की फौज उसे संरक्षण दे रही थी। लेकिन अमेरिकी सैनिकों ने अल-कायदा के आतंकियों को मार गिराया। आखिर मौलाना आसिम कौन था, कैसे अल-कायदा से जुड़ा और कंधार हाईजैक में इसके सहयोगियों ने कैसे मदद की थी, देखिए। कौन है मौलाना आसिम उमर? कैसे उत्तर प्रदेश संभल से अफगानिस्तान पहुंचा?
क्या है कंधार कांड से रिश्ता? मौलाना आसिम उमर का असली नाम सनाउल था। उत्तर प्रदेश के संभल का रहने वाला था। 1994 में दारुल उलूम में पढ़ाई के दौरान उसकी मुलाकात आतंकी कटकी उर्फ अब्दुल रहमान से हुई थी। अब्दुल रहमान मूल रूप से ओडिशा का रहने वाला था। सनाउल उर्फ मौलाना आसिम उमर कटकी के संपर्क में आने के बाद से हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचने लगा था और अपने मंसूबे को पूरा करने के लिए वो 90 के दशक में घर छोड़कर फरार हो गया। सनाउल उर्फ मौलाना आसिम को जब पता चला कि दारुल उलूम में पढ़ने वाले आतंकी कटकी के भाई ने कंधार हाईजैक करने वाले आतंकियों की मदद की थी तो बहुत खुश हुआ और उसी की मदद से पाकिस्तान फरार हो गया। हिंदुस्तान छोड़ने के बाद आसिम ने पाकिस्तान की नागरिकता ली और सबसे पहले हरकत उल मुजाहिदीन से जुड़ गया और 2001 में नाम बदलकर सनाउल से मौलाना आसिम उमर बन गया। हरकत उल मुजाहिदीन के कैंप में आतंकियों का ब्रेन वॉश किया जाता था, जहां आसिम तकरीर देता था। कुछ दिन बाद इसने लश्कर का दामन थाम लिया, लेकिन वहां भी बहुत दिनों तक नहीं टिका। लश्कर के बाद आसिम जैश ए मोहम्मद नाम के आतंकी संगठन से जुड़ा। इसके बाद अलकायदा को ज्वाइन कर लिया। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कॉर्डिनेट की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के दारुल उलूम देवबंद मदरसे से, जहां पर रहने वाला सनाउल हक और उसके साथ पढ़ने वाला अब्दुल रहमान आपस में मिलता है। उसके बाद यहां से ये लोग निकल जाते हैं पाकिस्तान और पाकिस्तान में पहुंचने के बाद सबसे पहले वहां पे लश्कर से भी जुड़ते हैं, उसके बाद जैश से भी मिलते हैं और अलकायदा इंडियन सब कॉर्डिनेट की स्थापना करते हैं। और साल 2014 में अलकायदा ने मौलाना आसिम को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ घोषित कर दिया। अल जवाहिरी ने आसिम को इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ बनाया था। आसिम लोगों को कश्मीर और इस्लाम के नाम पर भड़काता था और भड़काऊ वीडियो भी जारी करता था। साल 2015 में आसिम ने भारत में हमले की धमकी दी थी। आरएसएस और पीएम मोदी को इस्लाम का दुश्मन बताया था और इसी वजह से वो भारत पर हमला करना चाहता था। हालांकि दिल्ली की स्पेशल सेल ने अलकायदा जैसे तमाम आतंकी संगठनों की कमर तोड़कर रख दी, लेकिन मौलाना आसिम उमर पाकिस्तान में होने की वजह से पकड़ में नहीं आता था। आतंकी संगठन अलकायदा इंडियन सब कोऑर्डिनेट को नेस्तनाबूद करने में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल का काफी योगदान रहा और दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने कई आतंकियों को धर दबोचा और कई लोगों को उसके खिलाफ ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। इस मामले में कहा जाता है कि सनाउल हक जो है कभी ओसामा बिन लादेन के साथ भी देखा गया और काफी उसका करीबी माना जाता था और उसके साथ में जो एक अब्दुल रहमान कटकी जो आतंकी था, जो उड़ीसा मूल का रहने वाला था, उसका संबंध काफी बड़े आतंकियों के साथ में था। साल 2016 में अमेरिका ने आसिम को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया। पाकिस्तान में भी कई आतंकी हमलों के पीछे इसका हाथ था। आसिम उमर अलकायदा के मौजूदा चीफ अल जवाहिरी का काफी करीबी था और एक डॉक्यूमेंट्री में ओसामा बिन लादेन के साथ भी दिखा था। यहाँ तक भी कहा जाता है कि अब्दुल रहमान कटकी अगर सही वक्त पर उसकी गिरफ्तारी होती तो कंधार विमान हाईजैक भी नहीं हो पाता। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ शंकर आनंद, न्यूज़ 18 दिल्ली। आतंकी मौलाना आसिम उमर पर शुरू में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का हाथ था, लेकिन ऐसा क्या हुआ कि आईएसआई से आसिम का मुंह भंग हो गया और आखिर में आसिम अलकायदा में क्यों जाना चाहता था? पाकिस्तान में उसके साथ ऐसा क्या हुआ था कि उसे अफगानिस्तान में रहकर अपनी आतंकी गतिविधियों को अंजाम देना पड़ रहा था? आतंकी मौलाना आसिम उमर हिंदुस्तान से भागने के बाद जब पाकिस्तान पहुंचा तो उसे लगा कि वहां पर उसकी पूजा होगी, उसका सम्मान होगा, हिंदुस्तान से गद्दारी का उसे इनाम मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। बताया जाता है कि हिंदुस्तान से भागे आतंकियों को पाकिस्तान के आतंकी कमजोर और कायर मानते थे, उनकी बेइज्जती करते थे।
सनाउल हक को ऐसा लगता था कि उसके पीछे आईएसआई का बहुत मजबूत हाथ है और वो उसे काफी मजबूती प्रदान कर रहा है, लेकिन बाद में उसे लगने लगा कि जो भारत से गए हुए आतंकी हैं, जो पाकिस्तान में पहुंचे थे ट्रेनिंग के लिए, उसके साथ में दोयम दर्जे का व्यवहार हो रहा है और उसको ऐसा पाकिस्तानी आतंकी मानते थे कि वो अच्छे लड़ाकू नहीं हैं। आतंकी मौलाना आसिफ उमर को पाकिस्तानी आतंकियों का ये रवैया ठीक नहीं लगता था। आसिफ तकरीर देने में पाकिस्तानी आतंकियों से बेहतर था, लेकिन उसको वो सम्मान नहीं मिलता था। फिर क्या था, अपनी बेइज्जती से परेशान आसिफ लश्कर में शामिल होने की कोशिश करने लगा, लेकिन लश्कर में भी उसे वो सम्मान नहीं मिला। इसी बीच अल जवाहिरी की नजर आसिफ पर पड़ी और उसकी तकरीर से वो प्रभावित हो गया। हिंदुस्तान के खिलाफ उसके मन में नफरत देखकर अल जवाहिरी खुश होकर उसे इंडियन सब कॉन्टिनेंट का चीफ बना दिया। जब इन तमाम मामलों को देखते देखते जब उसका मोह भंग हुआ, उसके बाद वो जा मिला तालिबान से और वहां मिलने के बाद अल जवाहिरी ने आधिकारिक तौर पे इस बात की घोषणा की कि इस मामले का जो मुखिया होगा वो होगा सनाउल हक। सनाउल उर्फ मौलाना आसिफ उमर अलकायदा से जुड़ने के बाद अधिकांश पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर रहता था। हिंदुस्तान छोड़ने के बाद वो कभी लौटकर नहीं आया। 1994 से लेकर 23 सितंबर 2019 तक वो हिंदुस्तान के खिलाफ साजिश रचता रहा, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और आखिर में अमेरिकी सैनिकों ने पाकिस्तानी पोस्ट से सिर्फ 400 मीटर की दूरी पर उसे मार गिराया और आईएसआई देखती रह गई। कंट्रोल रूम के लिए दिल्ली से शंकर आनंद, न्यूज़ 18। और फिलहाल यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, लौटेंगे जल्द ही। सहारनपुर की गलियां उस समय गोलियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठी जब बेखौफ बदमाशों ने दिन दहाड़े बीजेपी नेता की बेरहमी से हत्या कर दी। वजह 12 साल पुरानी रंजिश दिलो दिमाग पर ऐसे हावी हो गई, ना दिन देखा ना रात, मौका मिलते ही बदमाशों ने वारदात को सरेआम अंजाम दे दिया। सहारनपुर में बीजेपी नेता का मर्डर, यशपाल सिंह की गोली मारकर हत्या से इलाके में दहशत। सहारनपुर के देवबंद क्षेत्र के गांव मिरकपुर का इलाका गोलियों की थर्राहट से गूंज उठा। जब तक लोग कुछ समझ पाते, अपराधी अपने काम को अंजाम देकर फरार हो चुके। अपराधियों ने शादी समारोह से लौट रहे बीजेपी किसान नेता यशपाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। हमलावरों ने दिन दहाड़े यशपाल सिंह को घेर कर गोलियों से भून दिया और मौके पर ही यशपाल सिंह ने दम तोड़। रंजिश में हत्या को दिया गया अंजाम। 12 साल से चली आ रही दुश्मनी में हत्या। मृतक के परिजनों ने हत्या की वजह गांव में होने वाले प्रधानी चुनाव को बताया है, क्योंकि पिछली बार विपक्षी पार्टी चुनाव में हार गई थी। विपक्षी पार्टी ने यशपाल सिंह के लड़के के साथ भी मारपीट की थी। ये रंजिश 2007 से चली आ रही थी। थाना देवबंद में गांव मीरकपुर के एक यशपाल नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। मौके पर मेरे द्वारा जांच की गई है और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया है तत्काल गिरफ्तार करने के लिए जो अभियुक्त अपराधी जिन्होंने इस मर्डर को किया है। परिवार वालों का कहना है गांव में पुरानी रंजिश चली आ रही है 2007 से। पिछले 2007 के चुनाव के दौरान आपस में रंजिश हुआ है, उसके बाद मुकदमा भी लिखा गया, उसमें सजा भी हुई है। आनन फानन में पुलिस ने मौका वारदात पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है और मामले के हर तार को खंगाल रही है। सजा भी हुई है। गांव के ही कुछ लोगों पे एक शक जता रहे हैं। 3 टीमें अलग अलग गठित की गई है जिसमें अभियुक्तों की तलाशी की जा रही है। तहरीर लेके मुकदमा लिखा जा रहा है। पोस्टमार्टम में तो डेड बॉडी भेज दिया गया है। मौके पर लॉ एंड ऑर्डर की कोई स्थिति नहीं है। लगातार पीएसी एवं स्थानीय पुलिस के द्वारा गश्त किया जा रहा है। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस बेखौफ बदमाशों को कब सलाखों के पीछे पहुंचाती है। न्यूज़ 18 के लिए सहारनपुर से देवेश त्यागी की रिपोर्ट।
शराब पर ओवर रेटिंग की शिकायत हमेशा बनी रहती है और आबकारी विभाग कई बार चेकिंग अभियान भी चलाता है, लेकिन इसके बावजूद शराब के सौदागरों के हौसले बुलंद हैं। सरकार के सख्त निर्देशों को अनसुना कर राज्य में एमआरपी यानी कि मैक्सिमम सेलिंग रेट से भी ज्यादा दाम में शराब को बेचा जा रहा है। की लूट, हर ब्रांड का फिक्स है ओवर रेट। यहाँ नशे में झूमता है सरकारी आदेश। सरकारी तंत्र भले ही शराब के ओवर रेट पर नियंत्रण के दावे कर रहा हो, मगर हकीकत में ये दावे खुद ही नशे में झूम रहे हैं। सरकार के निर्देश लड़खड़ा रहे हैं क्योंकि सूबे में शराब की ओवर रेटिंग बदस्तूर जारी है। उसका दे दो, रॉयल स्टैग का है, रॉयल स्टैग का दे दो। बुलंदशहर से लेकर बलिया तक हर जगह तय कीमत से ज्यादा दाम वसूले जा रहे हैं और आबकारी विभाग तो जैसे खुद ही हैंगओवर में हो। शराब के इस काले कारोबार की पड़ताल के लिए न्यूज 18 ने अलग अलग शहरों में रियलिटी चेक किया तो हकीकत सामने आ गई। बोतल कौन सी है लाइट में? बोतल बडवाइजर। बडवाइजर की है। बडवाइजर कितने की है? 220 रुपए की। तो नहीं, लाइट में? हाँ, लाइट में बता रहा हूँ। लाइट में 220 की है, तो फिर एक वो दे दो, बडवाइजर ही दे दो। लाओ बडवाइजर दो ना, ठंडी चाहिए। कितना है इसका रेट? ये इसका रेट है 210। 10 रुपये फालतू जाएगा प्यार के, हैं? प्यार के चाय पानी के। ऊपर की कमाई के चक्कर में अवैध वसूली ठेकेदारों की आदत बन चुकी है। सबसे पहले हमने नोएडा के सेक्टर 27 की कई दुकानों पर खुफिया कैमरे से स्टिंग किया। हमारे रिपोर्टर ग्राहक बनकर कई दुकानों पर पहुंचे और दाम पता किए तो नशे के ठेकेदारों की हकीकत सामने आ गई। हर बोतल पर कम से कम 10 रुपए एक्स्ट्रा लेना मानो ठेकेदारों का धर्म बन चुका है। खुद देखिए कैसे शराब के मालिक जनता को लूट रहे हैं। लाइट में कैन है बडवाइजर की? कितना प्रिंट कितना है इसका? 160। तो फिर कितना 480 हुआ ना? 480। 30 रुपए ज्यादा ले रहा हो 3 रुपए। ये सिर्फ एक शहर की कहानी नहीं है, अलग अलग शहरों का हाल एक जैसा है। पूरे राज्य में नशे के कारोबारी जनता को चपत लगा रहे हैं। रोजाना नोएडा में करोड़ों रुपए के शराब का कारोबार होता है, ऊपर से एक्स्ट्रा वसूली। तो आप सोच सकते हैं नशे के सौदागर कितना मोटा मुनाफा कूट रहे हैं। शराब की दुकान से बियर की बोतल और जो दारू की बोतल है उस पर 10 रुपए एक्स्ट्रा वसूले जा रहे हैं। अगर एक दुकान की बात करें तो एवरेज करीब 1200 जो बियर की बोतलें हैं और 900 के करीब बियर जो है शराब की बोतलें यहाँ से बिकती हैं और करीब 19,000 रुपए की एक दुकान से वसूली होती है। हालांकि अधिकारी और जो दुकानदार हैं इसको मिलकर चट कर जाते हैं और वहीं पर सरकार बदनाम होती है। कुणाल जायसवाल, न्यूज़ उत्तर प्रदेश, नोएडा। तो इसी रिपोर्ट के साथ कंट्रोल रूम में आज बस इतना ही।